video I am talking about the chemistry topic, that's a atomic structure। ये आपका केमिस्ट्री का सेकंड एपिसोड चल रहा है। अभी केमिस्ट्री का सेकंड एपिसोड चल रहा है और उस सेकंड एपिसोड में टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका केमिस्ट्री का सेकंड एपिसोड है। इस सेकंड एपिसोड के मैं 2 लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुका हूं। इसका थर्ड लेक्चर आपको इवनिंग में मिलेगा। फोर्थ लेक्चर जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है क्या, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो फोर्थ लेक्चर रहेगा आपका सेकंड एपिसोड का, ये 2 लेक्चर हैं, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसके 2 लेक्चर, ओके। तो 2 लेक्चर मैं अपलोड यानी 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं इसके, ठीक है। और दूसरा थर्ड लेक्चर अपलोड हो जाएगा आपका शाम तक। फोर्थ लेक्चर, ये वाला लेक्चर जो ये आपका फोर्थ है, इस फोर्थ में आप किस किस के बारे में डिटेल करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या आपको छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। हम उसके बारे में डिटेल करेंगे। इस पूरे वीडियो में मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं आपको। तो पहला इसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दी एनर्जी, वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहली चीज। तो दूसरा, यहां पर एक और टॉपिक ऐड किया गया है। जो टॉपिक है वो आपका है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक जो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है दैट इज ए क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फोकस करने का कहां पर है, ये फोर्थ लेक्चर के ही है। ये फोर्थ लेक्चर में आपको ये सब मिलेगा। फोर्थ लेक्चर में आपको ये सब मिलेगा। अब इसमें ये क्या है कि ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है ये फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों से पूछ जाता है। ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसता है और पूछा जाता है। मैं दोनों के बारे में डिटेल करूंगा। लास्ट आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा था जिसमें डिफरेंट फॉर्मूले क्या पढ़े थे, उन फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं किसी मुद्दे पे आने से पहले कुछ लास्ट जो आपने फॉर्मूले पढ़े उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। आपने एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था डेल्टा ई। एनर्जी का पहले हम वेवलेंथ का देखते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू आपने पढ़ा था 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ आपने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर आर जो है, द आर इज स्टैंड फॉर रैडबर्ग कांस्टेंट। रैडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है आर की, बेसिकली आपको रखनी है 1.1 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर 1, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो। दूसरा, दिस वैल्यू इज इनवर्सली यानी 1/λ इज इक्वल टू होता है 1/λ इज इक्वल टू होता है 1/λ इज इक्वल टू होता है म्यू। तो ये जो पूरी वैल्यू है दिस विल आल्सो इक्वल टू, ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, म्यू के, यानी वेव नंबर के इक्वल है। तो वेव नंबर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। तो आप उस बेसिस पे इसको याद रखें। तो दोनों के फॉर्मूला सेम है, कोई चेंज नहीं है। एज यू नो अबाउट दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच म्यू एंड देन एस सी बाय लैम्डा। द वैल्यू ऑफ एस सी मल्टीप्लाई 1/λ। 1/λ की वैल्यू को आप यहाँ से पूरी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो एक नया फॉर्मूला बनेगा। देन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी का यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एस सी, तो ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई पूरे फॉर्मूले को लिख देंगे आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। आपको याद यहाँ पे क्या रखना है, एनर्जी के रिस्पेक्ट में जब एनर्जी आपसे कभी भी पूछी जाए और एनर्जी एक सिंगल उसके लिए पूछा है, एक सिंगल एटम के लिए पूछी जाए, जैसे मैंने सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पूछा, ठीक है,
क्योंकि वैसे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक सबस्टांसिस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो उसमें इस पूरे की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लें। तो इस पूरी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 21.846 इंटू 10 की पावर -19 एंड इसको आप अज्यूम करेंगे अप्रोक्सीमेट 22 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। तो ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे इजी हो गई। जेड की स्क्वायर कोई भी एटम दे रखा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वैलियम कोई भी दे रखा है, तो आप वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बस वही आपको N1 N2। तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूले मिले, तीनों के बारे में फॉर्मूले जो हैं वो ये रहे। इन तीनों के फॉर्मूलों को आपको फिंगर टिप्स रखना है, अपनी फिंगर पे इसको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, ऐसे आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा ये आपको बेसिकली यहाँ पे बताया अभी तक। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था 6 सीरीज के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 6 सीरीज होती है, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पिफर्न, हम्फ्री। ये जो 6 सीरीज थी, इन 6 सीरीज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं इस वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों बेसिस पे पीएमटी में काफी बार क्वेश्चन आया है। और वो है क्या, तो हेडिंग है, आप अपनी नोटबुक में लिखें साथ में, द कैलकुलेशन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हमें किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है क्या, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर डिफरेंट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। As you know about that, the 6 different type of series, that is आपने एक तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है और एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है। तो आपने डिफरेंट सीरीज पढ़ी थी, वो डिफरेंट सीरीज कौन सी पढ़ी थी, 6 पढ़ी थी। एक पढ़ी थी लाइमन, बाल्मर, पास्चन, पीफर्न, हम्फ्री। ये 6 आपने सीरीज पढ़ी थी, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट भी आती है, ब्रैकेट, पीफर्न, हम्फ्री। तो हमें इनके बारे में याद रखना है कि ये 6 जो सीरीज है, इन 6 सीरीज को हमें याद करना है। इन 6 सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टॉपिक से। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो है क्या, जैसे मैंने लाइमन सीरीज को एक एग्जांपल ले लिया। फॉर लाइमन सीरीज आप 6 के लिए निकाल सकते हो, मैंने 1 के लिए निकाला। लाइमन सीरीज में होता क्या है, आपको पता है, द N1 इज इक्वल टू होता है 1 एंड N2 इज इक्वल टू क्या होता है 2। यही लाइमन सीरीज है, ठीक है। अब लाइमन सीरीज में N1 और N2 के बारे में पता चल गया। यहां पर होता क्या है, पहली चीज, अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा। आपने लास्ट जस्ट अभी एनर्जी का फॉर्मूला लिखा या वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा, तो आपने लिखा था 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती क्या है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं होता, फॉर्मूला होता है ये N1 और N2 की वैल्यू को बताना। तो N1 और N2 की जो वैल्यू है वो ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा तो आपको N1 क्या मानना है 1, N2 मानना है क्या 2 फॉर लाइमन सीरीज। फॉर बाल्मर सीरीज N1 आपको 2 मानना है और N2 आपको क्या मानना है 3 मानना है। फॉर पास्चन सीरीज N1 आपको 3 मानना है। तो उसी टाइप से मैं फिर से बता रहा हूं कि जो डिफरेंट सीरीज है उन्हीं के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन तो इस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में N1 की वैल्यू आपको पुट करनी है 1 और N2 की वैल्यू आपको पुट करनी है 2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, ये आएगी 1/λ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 1 का स्क्वायर। हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए देख रहे हैं, और यहाँ पर 1 का 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 40/33 इंटू 10 की पावर -7 4 लैम्डा। लैम्डा के लिए आपके पास ये आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू एक और आएगी 1.2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ओके,
ये इसका फाइनल आंसर हो गया, यानी और अगर एक्यूरेट पूछा जाता तो ये वाला इसका आंसर हो गया। लेकिन ये किसके लिए था? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। सेम मैंने किसके लिए निकाला? लाइमन के लिए। आप बाल्मर के लिए निकाल सकते हो। बाल्मर के लिए n2 की वैल्यू पुट करोगे, n2 की वैल्यू ये कुछ और पुट करोगे। तो जैसे फॉर बाल्मर के लिए n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर आप 3 पुट करके देखेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो आपको n1 की भी वैल्यू पुट करनी है और n2 की भी वैल्यू पुट करनी है। लेकिन जब क्वेश्चन ने पूछा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्वेश्चन ने पूछा ये बोलेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसके लिए एक दूसरा वर्ड है जो निट में इस नाम से आया था। निट में ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ नहीं लिखाया था, वहां पे लिखाया था वेवलेंथ ऑफ लिमिट सीरीज, ये वर्ड लिखाया था। जब पेपर हुआ था निट का तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, लिमिट सीरीज वर्ड लिखा आया था। तो आप इससे कंफ्यूज ना होए, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लिमिट, जिसकी लिमिट फिक्स कर दी, तो यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट इस चीज को मानना होता है कि यहाँ पर n1 की वैल्यू तो आपने 1 मान ली, लेकिन जो n2 है उसकी वैल्यू क्या माननी है? इन्फिनिटिव माननी है। क्या माननी है? इन्फिनिटिव माननी है। और यही इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझने के लिए। तो लॉन्गेस्ट के लिए n2 की वैल्यू आपने क्या लिखी थी? वही 2 लिखी थी। लेकिन शॉर्टेस्ट में जब पूछेगा तो वो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटिव हो जाएगी। अब सिंपल चीज समझने के लिए, जब आप किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। अगर आप किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे एक चीज ध्यान रखें, 1 को मैंने डिवाइड किया इन्फिनिटी से तो आंसर आया 0, ठीक है। ठीक है, उसका आंसर क्या आ गया? 0। लेकिन मैंने अगर बोला किसी भी वैल्यू को, मैंने बोला कि 1 को डिवाइड किया गया 0 से, तो आंसर फिर क्या आता है? इन्फिनिटी आएगा। सेम ही तो बात है। इसको मैंने इससे कर दिया तो इसका आंसर ये आ गया, इसको मैंने ये कर दिया तो इसका आंसर ये आ गया। तो दोनों इस टाइप से आपको याद रखनी है। ये मतलब मैथमेटिकली इस वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? तो आपको पता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस का 1 बाय इन्फिनिटिव का स्क्वायर, ये पूरा आ जाएगा। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे बचा कुचा आर बचेगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? आर। अब आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय आर, जब ये लैम्डा ऊपर जाएगा और आर नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया। इन आवर लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट दैट द वैल्यू ऑफ एनी क्वेश्चन इज given in angstrom, then 1 by r is equal to 912 angstrom. Value of lambda is equal to this. You mind it. The value is not given in meter. Okay, if meter then 1.1 into 10 की पावर, उससे इसको आप डिवाइड करोगे तो इसकी एक वैल्यू आएगी। तो आप इस वैल्यू को ध्यान रखें, यह आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंगस्ट्रॉन में इसकी वैल्यू होती है, लेकिन जब आप इसको मीटर में कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.99 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अप्रोक्सीमेट 1.2 ऐसे कुछ ये भी लिख सकते हो पॉइंट में, वही मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मैंने किया है तब जब इसको 1.1 से डिवाइड किया, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फिर इसको आगे कैसे इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है। तो ईजी है आपके लिए कैलकुलेट करना। ये प्लस में होती है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, सॉरी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे आपसे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने लाइमन सीरीज के लिए बताया, ऐसे ही बाल्मर के लिए होगा। बाल्मर के लिए अगर आपसे पूछा जाए, जैसे भी आप क्वेश्चन करते हैं, हम ना क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के बेस पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, सबसे सिंपल, लैंग्वेज ज़्यादा लिखने का कोई वो नहीं है, बट फिर भी लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। क्वेश्चन ये है कि फाइंड करना है लैम्डा मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम दैट्स मीन लॉन्गेस्ट, ओके, एंड लैम्डा मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट हो गया फॉर लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जस्ट अभी आपने किया है,
ये वाला क्वेश्चन जस्ट आपने अभी किया है लाइमन सीरीज के बारे में, तो लॉन्गेस्ट वाला इसका हो जाएगा और जो शॉर्टेस्ट है वो वाला इसका हो जाएगा। आपको दोनों के बारे में निकालना है, तो 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू जो आपने निकाला था वो वैल्यू आई थी 1 पॉइंट, मतलब उल्टा नहीं लिखेंगे, लैम्डा मैक्सिमम पिछले आप उसमें जाएं वीडियो में आपने जस्ट अभी करा था इसका आंसर 1.2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ये वैल्यू आई थी। दूसरी वैल्यू आई थी 1 बाय मिनिमम, उसके लिए क्या आ गया आंसर, क्या आया था आपका, मैंने लास्ट में लिखा था मीटर में 0.99 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो बस ये इसका सॉल्यूशन है। आप लास्ट वीडियो पे जाए, इसी वीडियो के कुछ टाइम पहले आपने इस क्वेश्चन को किया है, बट मैं इस क्वेश्चन को इस बेस पे नहीं बताना चाहता। मैं अब आपको बाल्मर पे ले चलता हूँ, है ना। लाइमन की जगह आप लिखें लाइमन या बाल्मर या पास्चन, मैं पास्चन लिख लेता हूँ ना, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। तो बोल रहा है फाइंड लैम्डा मैक्सिमम एंड लैम्डा मिनिमम फॉर पास्चन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो पास्चन सीरीज के लिए अगर आपको करना है, तो पहला मैं अगर करना चाहूँ तो मैं करना चाहूंगा लैम्डा मैक्सिमम के लिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है ये। तो लॉन्गेस्ट अगर वेवलेंथ बतानी है तो वो कैसे करेंगे, तो आप देखें उस चीज को। तो आपको पता है कि 1/λ इज इक्वल टू, यानी सॉरी पास्चन सीरीज के लिए आप देखते हो तो पास्चन सीरीज का N1 कितना होता है, लाइमन बाल्मर पास्चन, तो ये होता है 1 से 2, यानी 1 और 2, ये होता है 2 और 3, और ये होता है 3 और 4। यानी फॉर पास्चन सीरीज के लिए आप ये पढ़ते हैं कि वहां पर N1 की वैल्यू कितनी होती है 3, और N2 की वैल्यू कितनी होती है 4, 5, 6, 7, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आप पढ़ते हैं। अब यहां पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है, तो 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू RZ², यानी R इंटू 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16। जब 1/λ मैक्स करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी R, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करें 16 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड करेंगे तो 16 माइनस 9, पूरे को सॉल्व किया तो 16, सॉरी इसमें से इसको घटाएं, 7 डिवाइड बाय, यानी 7R डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 9, ये पूरी वैल्यू आई। तो 1/λ यानी ये पूरी वैल्यू इक्वल है किसके, इसके। जब मुझे लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इक्वल कर दूंगा किसके, यानी इनवर्सली कर दूंगा, इस पूरी वैल्यू को उल्टा कर दूंगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, यानी 16 मल्टीप्लाई 9 इज डिवाइडेड बाय 7R। नाउ सॉल्व इट, ठीक है। तो पहला लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये वाली आ गई आपके पास। अब मिनिमम देखनी है। अब मिनिमम के लिए सबसे इजी क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट देख लिया था आपने, अब आपको देखना है मिनिमम वेवलेंथ, यानी शॉर्टेस्ट के लिए देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम। तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू, इस कंडीशन में क्या होगा, N1 की वैल्यू तो आपके पास कितनी लेनी है, आपको 3 लिखनी है, लेकिन N2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। N2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो N अगर ये इन्फिनिटिव हो जाएगा तो उसके बेसिस पे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बाई ये, तो RZ², तो RZ² यानी 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस का 1/इन्फिनिटिव का स्क्वायर। तो ये वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो R ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो 0 हो जाएगी। तो 1/9 यानी R डिवाइडेड बाय 9, 1/λ मिनिमम आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस करोगे, तो लैम्डा मिनिमम ऊपर और 9/R नीचे, ये आ गया। अब ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, हैंड्स प्रूव्ड, ये आपका आंसर हो गया। तो ये मिनिमम वाला आ गया, मैक्सिमम वाला आप पहले निकाल चुके हो दोनों का। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए या आपको करने चाहिए। मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। फॉर एनी डाउट
you visit to my Facebook page, that is J Kumar Biology Classes, and also you can comment in my WhatsApp group number. मैंने वहाँ पे अपना नंबर भी दे रखा है व्हाट्सअप का। तो वो है क्या, पहली चीज़ क्वेश्चन ये है लैम्डा मैक्स आपसे पूछा जाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे बाल्मर के लिए, इज डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम, किसके लिए, बाल्मर के लिए। ये रेशो आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन है आपके लिए। अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, तो फेसबुक पे पेज है मेरा जे कुमार बायोलॉजी क्लासेस, वहां आकर आप मुझसे कोई भी अपना डाउट कुछ भी पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का डाउट आप वहाँ पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नहीं आया तो वहीं पे मेरा फेसबुक पे व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ मुझे आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया या फिर आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब हम सेम एक क्वेश्चन और करते हैं। जो लास्ट मैंने आपको जो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, तो वहाँ पे मैं आपको कुछ लाइट्स के बारे में बताया, कुछ रेज के बारे में बताया था। तो वो क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर आ चुका है। देखो मैंने बोला था आपको जो अल्ट्रावायलेट था, है ना, विजिबल लाइट थी, विजिबल रेज थी, या फिर है ना इंफ्रारेड थी, इनको मैंने बोला था ये याद करना है कि अल्ट्रावायलेट किसके लिए है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा उसके बेस पे, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है, ये बोलता है कि फाइंड लैम्डा मैक्सिमम फॉर लिथियम 2+ इन विजिबल रीजन। अगर आपको ये पता है कि विजिबल रीजन किसके अंदर पाई जाती है, तो भाई आप क्वेश्चन कर दोगे। अगर आपको पता है विजिबल रीजन किसके लिए, तो अल्ट्रावायलेट पहला किसके लिए था, लाइमन सीरीज के लिए। उसके बाद कौन सी सीरीज आती है, बाल्मर सीरीज आती है। तो बाल्मर सीरीज कब विजिबल होती है, यानी कब दिखती है, तो विजिबल लाइट में दिखती है, विजिबल रीजन में दिखती है। तो आपको लैम्डा मैक्सिमम बताना है, दैट्स मीन लॉन्गेस्ट बतानी है। तो लॉन्गेस्ट के लिए तो आपको n1 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और n2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट बोल दे तो n1 की तो वैल्यू आपको पता है मान लो, लेकिन n2 की वैल्यू वो आपको कंफर्म्ड होती है कि वो इन्फिनिटिव होगी। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट के लिए होती है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मिनिमम, है ना। और ये किसकी होती है, लॉन्गेस्ट के लिए फाइंड आउट करते हैं, लॉन्गेस्ट के लिए या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का ढंग क्या है, तो आपको पता है। पहले तो इस क्वेश्चन से आपने ये फाइंड किया कि भाई ये जब क्वेश्चन में आएगा तो दिस इज ए बाल्मर सीरीज, ये आपने कंफर्म किया कि भाई बाल्मर सीरीज के बारे में क्वेश्चन दे रखा है। अब मुझे फिर आगे डिस्कस करना है। तो लैम्डा मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको पता है कि भाई लैम्डा मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला 1/λ मैक्स इज इक्वल टू RZ² ब्रैकेट में 1/n1²। तो उसके लिए मुझे बाल्मर सीरीज का n1 पता होना चाहिए, तो n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, n1 मुझे पता चल गया जो कि 2 है, n2 जो 3 है। तो इसने मैक्सिमम पूछा है, तो 1/λ मैक्स इज इक्वल टू RZ² ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 1/3 का स्क्वायर, ये हो गया। जहां इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो R इंटू हीलियम लिथियम यानी 3 का स्क्वायर, मैं इसको 3 का स्क्वायर कर दूं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये 9 आ गया ब्रैकेट में। जहां आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 × 9, 9 - 4 एंड सॉल्व इट। तो देखो ये पूरी वैल्यू वो है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये इसके डिवाइड में भी आएगी, तो 9 से 9 कट गया। जहां आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5R/4 इज इक्वल टू 1/λ मैक्स। नाउ यू ऑल्सो रिवर्स दिस वैल्यू एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा द 4/5R। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन को करना ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला था वहां पे लाइट्स रीजन को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से बनता है वहां पे। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ही बोला था आपको याद रखने के लिए। ठीक है, किस टाइप से आप इसको याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी तक ये चीज जानी। आगे हम इनमें क्या बोलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं जो थोड़े अलग अलग पूछे जा सकते हैं, दो डिफरेंट के बारे में। मैं लाइमन सीरीज के बारे में बोल रहा हूँ, बायमन सीरीज के बारे में बोल रहा हूँ, तो आपको उस बेसिस पे याद रखना है।
तो एक क्वेश्चन आपको अगर मैं, ये तो मैंने क्या दिखाया, वी मैक्स दे दिया। अगर मान लो यही जो क्वेश्चन में आंसर है, यही किसका आंसर हो सकता है, फ्रीक्वेंसी वेव नंबर का किसका आंसर हो सकता है, ये वेव नंबर का, ये वेव नंबर है, दिस इज वेव नंबर, इस वेव नंबर का भी ये आंसर है। ठीक है, 4/5r इज आल्सो एन आंसर ऑफ वेव नंबर। तो वेव नंबर के बेस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी मैं अगर किसी क्वेश्चन में आपसे वेव नंबर पूछ लूँ तो उस वेव नंबर के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये पीएमटी में क्वेश्चन है। मैं और भी आपको 2-3 क्वेश्चन दे सकता हूँ जैसे रेशो के, इजी हैं, इसी बेसिस पे करने हैं, तो आप ट्राई करें। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ सबसे इजी, तो डाउट नहीं है तो फिर से आपको वही फेसबुक पेज पे विजिट करना है और वहीं पे जाके मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये डाउट है। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ऑफ पास्चन सीरीज, ठीक है, ऑफ हीलियम एटम, हीलियम प्लस, इज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम ऑफ ब्रैकेट ऑफ लिथियम मोलिक्यूल। हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये कोई भी एटम है, अगर मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, तो वो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला, मैंने बोला था कि वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होती है, जैसे मैंने बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, समझें इस चीज को। ये थोड़ा ना क्वेश्चन डिफरेंट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूछ ली मैंने आपसे तो इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे अब थोड़ा। तो जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी थी तो वहां पर n1 की वैल्यू आपने मान लो, मैंने ब्रैकेट के लिए बात करता हूं, तो ब्रैकेट के लिए n1 आपने 2 माना और n2 इसके अंदर आपने क्या माना था, 3 माना था। ये तो माना था लॉन्गेस्ट के लिए, ये वेवलेंथ की बात थी, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, वेवलेंथ की, वेवलेंथ लैम्डा, इसकी बात हो रही है। दूसरा, मैंने जब यहां पर ये बोला कि आपको शॉर्टेस्ट के बारे में बोल दिया था, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम वेवलेंथ के बारे में जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर मैंने n1 आपको क्या लिखा था, 2 लिखा, लेकिन n2 मैंने क्या लिख दिया, इन्फिनिटिव लिखा था। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि इसका जो रिलेशन होता है, किसका, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का रिलेशन होता है, वो इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। किस टाइप का होता है, इनवर्सली होता है, यानी म्यू इज इक्वल टू होता है, जैसे म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, ये रिलेशनशिप होता है। तो आप इस चीज से क्या समझे, इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है, मैं इस सबको रफ कर रहा हूं, मैं फिर से फॉर्मूले को थोड़ा एक्सप्लेन करना मुझे, इसलिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। आप इस क्वेश्चन से ये समझे कि जब वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो कांस्टेंट है, दैट्स मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। यानी यहां पर मैं n1 और n2 की कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। किस टाइप से चेंज होगी, देखें, इसके लिए अगर मैं बात करूंगा, पास्चन सीरीज बोला है, पास्चन सीरीज के लिए आपको पता है यहां पर, यानी जब पास्चन सीरीज के बारे में आपसे पूछेगा तो यहां पर आपको n1 की वैल्यू पुट करनी है 3, दूसरा n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। देखो ये मैक्सिमम है, लेकिन मैंने जब वेवलेंथ की बात करूंगा तो यहां पर मैक्सिमम में n2 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और जस्ट आपने अभी पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, दैट्स व्हाई अगर इसकी जो वैल्यू है, अगर ये लॉन्गेस्ट में बात करेंगे तो जो लॉन्गेस्ट में इसकी बात हो रही है वो शॉर्टेस्ट में इसकी बात हो रही होगी। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट में वेवलेंथ की वैल्यू यहां पर क्या आती है, यानी मैक्सिमम की वैल्यू यहां पर क्या आती है, एंड 4 रखूंगा मैं, वेवलेंथ की कंडीशन यहां पे 4 रखूंगा। बट जब आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाएगा तो फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में आपको यहां पर इन्फिनिटिव रखना है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई आई पुट हियर दिस वैल्यू। नाउ अगेन and in this condition which value we put here, so
द n1 is equal to 4 and the n2 is equal to also infinitive, because as you know about the question is asked about the maximum frequency, not the maximum wavelength. That's the important thing here. So mind it and do your question. Okay, now second question is here also. ये आपको करना है, नहीं आएगा तो फेसबुक पेज पे जाएं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें वहाँ जाके मेरे से कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट पूछ सकते हैं. नाउ एक और क्वेश्चन आपके लिए वेव नंबर हो सकता है या फिर फ्रीक्वेंसी हो सकती है. तो एक्चुअली जो वेवलेंथ होती है, हाँ, जो वेवलेंथ होती है वही फ्रीक्वेंसी के ही बारे में पूछा जाएगा. जैसे क्या, जैसे मैंने अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया, क्वेश्चन मैंने पूछा वेव नंबर मिनिमम, ठीक है, किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, ये आपसे मैंने पूछ लिया. 4 हाइड्रोजन एटम इज डिवाइडेड बाय, ये मिनिमम है, वेव नंबर ये मैक्सिमम आ गया फॉर बाल्मर सीरीज. तो बाल्मर सीरीज फॉर लिथियम मॉलिक्यूल, इसके लिए. तो ये हमें रेशियो बताना है. और फिर से वही चीज, अब आपको पता है कि वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा. बस आपको लैम्डा के बारे में याद रखना है. लेकिन जब भी आपको वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो दोनों की कंडीशन सेम होती है, ये दोनों इक्वल होती है. बट इन दोनों का जो रूप होता है, सॉरी ये वेव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपके पास क्या है, वेव नंबर है. तो दोनों में देखो क्वेश्चन अलग अलग आ जाएगा. इन दोनों में वेव की वैल्यू यानी क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज जो आप n1 मानते हो और n2 मानते हो, वो इन दोनों में सेम रहता है. शॉर्टेस्ट के लिए इसका जो होगा वो इसका होगा, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यानी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, वेव नंबर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, यहां पर भी यही चीज कंडीशन अप्लाई होगी. यहां पर अगर मिनिमम की बात कर रहा है, ये वाला मिनिमम की बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन में ये होगा कि n1 की वैल्यू जो है वो आपके पास होगी 1 और n2 की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2. क्यों, क्योंकि मिनिमम पूछा है. और इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए तो n1 की वैल्यू जो होगी वो आपके पास बाल्मर हो रहा है ना, तो बाल्मर के लिए 2 और n2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटिव. एंड यू इजी टू calculate the value of that question. Okay, so if any doubt you visit to my Facebook page and then ask about me. अब हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से. वो है क्या, तो आप लिखें उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लिख लें, मैं उसका आंसर कराऊंगा सीधा यहाँ पे. तो क्वेश्चन लिखें. क्वेश्चन है फॉर विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. देखो ये क्वेश्चन पीएमटी में पूछा जा चुका है. इस टाइप का क्वेश्चन निट का रह चुका है काफी बार, ये निट में आ चुका है क्वेश्चन काफी बार. मैं भी बोल रहा हूँ ये निट में काफी बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा. तो क्या है क्वेश्चन, वो लिखें. क्वेश्चन ये, फॉर विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ विल बी सेम एज दैट ऑफ हीलियम प्लस इन ट्रांजिशन फ्रॉम 4 से 2. यानी 4 से 2 पे जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके बारे में हमें बताना है. तो क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ विल बी सेम एज दैट ऑफ हीलियम प्लस इन ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2. हमें इसके बारे में बताना है. तो क्वेश्चन क्या बोला गया, उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले. सॉल्यूशन. क्वेश्चन में पहले बोला गया कि ट्रांजिशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो सेम है. किसकी जैसी सेम है, हीलियम के अंदर जो ट्रांजिशन होती है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो ट्रांजिशन हुई उसकी जो वेवलेंथ है वो इक्वल है वेवलेंथ ऑफ हीलियम के लिए जब उसकी ट्रांजिशन 4 से कितनी गई, 2 पर गई. यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो 4th ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आया, 2nd ऑर्बिट में आया, तब हम बात कर रहे हैं. अब इस कंडीशन में इसने बोला तो हम वैल्यू चेक कर लेते हैं. तो लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस. ओके, ये वैल्यू आपने लिखी.
अब हम लिखते हैं कि लैम्डा जो होता है, इन दोनों तो इक्वल होती है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/लैम्डा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/लैम्डा हीलियम प्लस। आर 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए डिवाइड बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। ओके, दिस इज द n1, दिस इज n2। ओके, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इससे r से ये वैल्यू कट गई, r से r की वैल्यू कट गई। अब जब r से r कट गया तो इन वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, 4 आएगा ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/16, ठीक है। ये आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हो गया। इसको आप अंदर भेज दें, जब ये अंदर जाएगा तो ये इधर भी मल्टीप्लाई करेगा, इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा। जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा और जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो होगा क्या, तो वो देखें। जब इस क्वेश्चन मतलब इस 4 ने जब ये अंदर जाके मल्टीप्लाई किया तो इस 4 से ये 4 कट गया और 4 से ये वाला 4 कटेगा तो ये 4 आ जाएगा। नाउ वी सॉल्व अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा वो देखें आप, ये आपने नोट कर लिया होगा ना, तो रफ कर दिया मैंने। तो इस वैल्यू को अब आप ऊपर लिखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4। 4 लिख दिया मैंने। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख दूं, 2 का स्क्वायर 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, इस n1 की, यानी n1 तो यहाँ पे 1 है, इसकी पावर कितनी है 1, तो n1 इज इक्वल टू 1 पहला। दूसरा n2 की पावर 2 है, तो इस n2 की यानी इसकी पावर कितनी है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2। ना वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 इज इक्वल टू 1 एंड 2। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ये काफी बार पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन से आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं पीएमटी में। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, आप याद रखें। तो अभी आपने ये क्वेश्चन देखे। अब मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में, जिसमें आप डिटेल करेंगे ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, जिसे डी ब्रोगली कंसेप्ट भी कहते हैं। और सेकंड आएगा हेंसबर्ग, उसके बारे में हम डिटेल करेंगे। तो वो क्या क्या है, क्या क्या कंडीशन उन्होंने एक्सप्लेन करी, क्या क्या बताया। तो आ जाते हैं उसी कहानी पर, ठीक है। तो हेडिंग लिखें, हेडिंग है आपके लिए वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम, ये आपके पास हेडिंग है आपकी। इसमें आप किन किन के बारे में पढ़ोगे, पहली चीज द ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली कंसेप्ट, ठीक है, पहला। दूसरा, यहां पर आपको दूसरा पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हेंसबर्ग, जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसको अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं बाद में आपको 3-4 साइंटिस्ट है उनके बेसिस पे कुछ है उनको एक्सप्लेन करना मुझे एक साथ में, तो इसमें इसलिए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ ड्यूल नेचर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। यानी एक पढ़ते हैं हेंसबर्ग प्रिंसिपल, तो मुझे इसके बारे में अभी नहीं बताना, क्योंकि मैं एक साथ में जैसे आपके कई साइंटिस्ट हैं जो इसके बारे में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डी ब्रोगली के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट हो गया, डी ब्रोगली इक्वेशन हो गया, फिर ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो जाए या ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो जाए, तो वो क्या थी हम बात करते हैं उसके बारे में। तो हेडिंग आपकी यही है, ड्यूल, हेडिंग आपकी क्या है, ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, हेडिंग लिखे दोबारा से, हेडिंग आपकी अब है डी ब्रोगली इक्वेशन या ड्यूल नेचर ऑफ
ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है जो फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पूछ जाता है, लेकिन मैं आपको फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स को मैं और एक्सप्लेन करूंगा, वहाँ पे एटम और ड्यूल नेचर इसको मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे पहले क्या है, फ्रॉम द प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी से, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी से हमने क्या देखा, आप ये पढ़ते हो कि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। पढ़ा आपने अभी तक, E इज इक्वल टू एच म्यू, अभी तक आपने ये पढ़ा है। दूसरा ये पढ़ते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड हम ये पढ़ते हैं कि जो आइंस्टाइन इक्वेशन है, ओके, आइंस्टाइन इक्वेशन है, वो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली के काफी सारे फॉर्मूले या कंसेप्ट को याद रखने के लिए आप इन दो इक्वेशन को याद रखें। आपने प्लांक क्वांटम थ्योरी में आपने पढ़ा है, मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन करा है और वहां पे मैंने इसके बारे में बताया कि E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, ये आपने पढ़ा है। दूसरा आप यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि जो आइंस्टाइन इक्वेशन है, वो आइंस्टाइन इक्वेशन होती है किसके, एम सी स्क्वायर के इक्वल पे। यहाँ पर m मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर c इज ए स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये दो फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ आर एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बात हो गई। ये फ्रीक्वेंसी है म्यू, ये प्लांक कांस्टेंट है, ये एनर्जी है, दोनों के दोनों। अब हुआ क्या, इन दोनों एनर्जी को इक्वल करके आप बहुत सारे फॉर्मूलों को समझ सकते हो और याद भी रखोगे। यानी क्या, जो एनर्जी आपने प्लांक क्वांटम थ्योरी से ली और जो एनर्जी थी आपने आइंस्टाइन के वहां से ली, तो वो थी, एक तो थी एच म्यू इज इक्वल टू हो जाएगी एम सी स्क्वायर। ओके, तो हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। दैट्स वाई आई पुट हियर द वैल्यू ऑफ इट, दैट इज ए एस सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर। तो इस एक सी से ये एक सी गया, तो यानी यहां पर बच गया एच डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, ये बचा। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है एच डिवाइडेड बाय एम वी। मैं वी बाद में लिखूंगा, अभी समझें। ये स्पीड ऑफ लाइट के लिए मैंने क्या करा, वेवलेंथ लिख दिया, बट फॉर ए पार्टिकल, पार्टिकल के लिए आप वेलोसिटी लिखेंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है एच डिवाइड बाय एम वी। एम वी इज ए मोमेंटम, दैट इज ए पी, एम वी इज ए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, दैट इज ए एच बाय पी। नाउ क्वेश्चन, द इक्वेशन इज द एच बाय पी इज इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन अगर आपसे पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ है क्या, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये है, ये बाकी नहीं है। आपको जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, तो आप बोलोगे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम, एम सी बी है। यहाँ पर P इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, P इज कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या, मोमेंटम। अगर ये लीनियर मोमेंटम है तो mv हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम है तो ये mv r हो जाएगा, यानी एक साथ में लिखेंगे। तो आपको याद क्या रखना है, इन दोनों को इक्वल करने वाला कि h, यानी प्लांक क्वांटम थ्योरी से आपने जो फॉर्मूला एच म्यू पढ़ा और जो आपने आइंस्टाइन इक्वेशन एम सी स्क्वायर पढ़ा, इन दोनों को इक्वल करने के बाद ही आप ये फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो और ईजी है आपके लिए। ठीक है, ये सब किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम इसके आगे की कहानी देखते हैं कि और कौन कौन से फॉर्मूले इससे बन सकते हैं। ठीक है, द P इज हेयर इज अ मोमेंटम। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया यहाँ पे। बाकी ये आपकी इक्वेशन आ गई हैं सारी। इसके अलावा और भी बहुत सारी इक्वेशन आती हैं, उन फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से ही याद रखना है। अच्छे से क्या याद रखना है, वो चीज अभी आप देखें। जैसे क्या, आपने अभी एक फॉर्मूला देखा, कौन से वाला, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। एच बाय एम वी को लिखा जाता है एच बाय पी। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर
माइक्रो पार्टिकल, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रो पार्टिकल लाइक एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सबों के लिए एप्लीकेबल होती है। या फिर कोई आयंस हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोल दिया एरोप्लेन हो गया या फिर कोई बॉल हो गई, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल इन सब के लिए है बस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें अलग अलग केस पढ़ते हैं। केस क्या पढ़ते हैं वो केस देख लेते हैं। तो केस देखें थोड़ा। तो पहला केस इसका है केस फर्स्ट ये है, इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी पार्टिकल रनिंग स्टेट में है तो उसमें कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो वेलोसिटी हो गई। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी को मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पी से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी एम से, पी से नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय एम, पहला। दूसरा, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय एम, बोथ साइड इज मल्टीप्लाई, दोनों को एक साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यू नो अबाउट दैट द मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी की वैल्यू एम वी, यानी ये पूरे का स्क्वायर में 2 कर दूं, यानी इसको लिख दिया मैंने 1/2 और एम वी इस पूरे का स्क्वायर 2, तो ये मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो दैट्स मीन इज दैट द काइनेटिक एनर्जी यानी एम मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, यानी मोमेंटम का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई 2 एम काइनेटिक एनर्जी। अब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, दैट्स 2 एम काइनेटिक एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पीएमटी में क्वेश्चन बनते हैं इससे। मास को लेके मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन लिया, ड्यूट्रॉन लिया, अल्फा पार्टिकल लिया, उनके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पूछा व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन के मोमेंटम का, तो वहां पर उनके मास को कंज्यूम करेंगे, मतलब मानेंगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है वो हम थोड़ा जस्ट आगे देखेंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला ये आ गया यहां से। अब इस मोमेंटम की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दें। रिलेशन इन बिटवीन द वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइड बाय √2m ke काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। आप इजी इस चीज को समझ सकते हो। एक तो ये फंडा लिखा, देखो ये मैंने ये जो किया है ये सारा कूड़ा कबाड़ा, मतलब नहीं याद रखना। आप बोलोगे इधर इधर मल्टीप्लाई करना फिर वैल्यू निकाली, हमें नहीं आ रहा साहब, हम तो नहीं करेंगे ऐसे, तो भाई जरूरत भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन से भी इसको कर सकते हो, यानी दूसरा तरीका इसका मैं बता देता हूँ, थोड़ा और ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसका केस 1 में सेकंड मेथड ये भी होता है, तो उसी से आप इसको याद रखें। केस 1 का ही सेकंड मेथड है कि आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है सा 1/mv स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड कर लो, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी, ये m इससे मल्टीप्लाई है तो इसके डिवाइड में चले जाएगा, और इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर के ऊपर से रूट आएगा, तो ये v की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v, इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, दैट्स इट, यू हैव आंसर। तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यानी क्या, जब वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई रूट के अंदर 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m, ठीक है, ये आ गया, ये पूरा फॉर्मूला है। अब m यहाँ पर एक बाहर है, एक रूट के अंदर है, तो जब रूट वाला m है, आपको दिख नहीं रहा होगा रूट वाला, तो मैं इसको इसके डिवाइड में कर देता हूँ, यानी ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये डिवाइड में 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m, ये ऐसे है। तो जब ये इसके डिवाइड में m है और ये रूट के अंदर है पूरा, तो ये m जब इसके अंदर आएगा, रूट के अंदर आया तो स्क्वायर था तभी तो ये बाहर है,
इसलिए सपोज करो मैं इसको स्क्वायर करके अंदर कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर दोबारा से 2 काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई एम। नाउ अगेन दिस फॉर्मूला इज सेम लाइक एज जो आपने पहले किया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो पहले आपने किया, उस बेसिस पे कर सकते हो। सेकंड क्या है, अब आपको पता है ये फॉर्मूला, मैं क्या फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूले अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं फाइनल में एक लास्ट में एक फॉर्मूला भी लिखूंगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछा जाए, आपने लैम्डा इज इक्वल टू पढ़ा एच डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम वी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा अभी जस्ट फॉर्मूला एच डिवाइड बाय रूट 2 काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई एम, ये फॉर्मूला पढ़ा। ये चारों फॉर्मूले आपके लिए बहुत, सर तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब सपोज करो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये केस सेकंड है, केस सेकंड है। केस सेकंड में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, तो ये क्या है, पोटेंशियल है, इंपॉर्टेंट। दिस वर्ड इज पोटेंशियल। आप इसको कहीं बहक के इसको वेलोसिटी ना समझ ले, पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी जब आपसे Q की बात की जाएगी तो ये Q तो है एक्चुअली अपने आप में, QV ये उस टाइप का है। इस फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दो, तो लैम्डा का एक नया फॉर्मूला बनेगा H डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई एम, दैट इज आंसर। ये आपके पास फोर्थ आंसर आ गया, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स पे याद करने हैं, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर इनसे रिलेटेड आपका अगर कोई डाउट है तो आप वो इजीली कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो इस टॉपिक से लेके। डी ब्रोकली के ये जो 4 फॉर्मूले हैं, वो 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये जो इक्वेशंस हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको वहाँ पे लिखें जहाँ पे आपको रोज शक्ल देखते हो आप अपनी, जैसे कि जिस वॉल पे आप अपनी शक्ल देखते हो जगते ही, उस पे आपकी निगाहें जानी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन मैं अभी जस्ट आपको लिखूंगा, वो उनके बेसिस पे आएगा। क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, बट उनके बेसिस पे क्या किन के ऊपर क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन की वैल्यू लिखूंगा। एक कंसेप्ट और है यहाँ पर, वो कंसेप्ट क्या है वो लिखते हैं। देखो, बोहर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली कंसेप्ट, हमें इनके बारे में पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये है कि भाई अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इज दैट 2 pi r is equal to n lambda, 2 pi r is equal to n lambda. We know about that the lambda is equal to h divided by p, ये आपको पता है, this is equal to 2 pi r. Now p is equal to n into h divided by mv. Now this value is multiplied here, then this you find a new equation, that the mvr is equal to h divided by 2 pi is multiple of n. This is a new equation, important. This is a angular momentum. If any question ask about the what is the angular momentum of बोर्स-थ्योरी डी और डी ब्रोगली इक्वेशन, जो भी आपसे पूछा जाए, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है n इंटू एच डिवाइड बाई 2 पाई। ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। जिस ऑर्बिट के लिए पूछा जाएगा, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के लिए पूछा जाएगा उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम वही होगा, लेकिन उसका मल्टीपल हो जाएगा उसके n से, जो उसकी n की वैल्यू होती है। अगर फर्स्ट की बात करता तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड की बात करता सेकंड से मल्टीप्लाई, थर्ड की बात करता थर्ड से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ओके, तो आपने अभी तक ये जो फॉर्मूले हैं ये अभी तक आपने ये देखा। दूसरा MVR आपको पता चल गया है। अब आपको पहले आपने क्या पढ़ा, पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था MVR इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पर ये n है जो है, ये एक हम इसको नंबर ऑफ वेव कह सकते हैं,
इसको मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं कहूँगा, इसको नंबर ऑफ वेव वाला कहेंगे। तो नंबर ऑफ वेव एन यहाँ पर इसको लिख लें, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ वेव है। अब आपको पता है कि एम वी आर इजिकल टू, आपने सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्ड्स की पढ़ी थी कि एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये पढ़ा था, इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एच डिवाइड बाय 2 पाई, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या फंडा आ गया भाई, वो देखें आप, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एच से एच कट गया, यहाँ पे बचा एक एन, ये रहा। दिस एन इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and this is a wave number. The what is the important thing, important thing is here that मैं वेव नंबर को म्यू लिख दूं इज इक्वल टू, यानी दिस इज द वेव नंबर, द वेव नंबर एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर इक्वल टू ईच अदर। द वेव नंबर, इसको वेव नंबर कर देते हैं, द वेव नंबर एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, आप इससे इसको याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में आपने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ वेव अगर पूछी जाए वो इक्वल हो तो ये किसके, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, ठीक है। तो ये आपने अभी बेसिकली देख लिया है कि कैसे इन चीज़ों के बारे में हम करेंगे, क्या करेंगे। इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसे डी ब्रोगली के ऊपर मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको, तो कराऊंगा, वो करें। पहला क्वेश्चन लिखे आप, डी ब्रोगली के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन, ये बोला गया फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले क्या बताना चाहता हूं, यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूं मैं, इससे हटके, इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके चार्ज की बात करूंगा और मास की बात करूंगा। पहला प्रोटॉन या फोटोन की बात करें, इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्यू रहेगा, यानी 1 रहेगा, क्यू मानेंगे। मास इसका क्या रहेगा, m रहेगा, q और m रहेगा। मैंने आपसे ड्यूट्रॉन बोला, ड्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्यू रहेगा, बट जो मास है वो क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। मैंने आपसे अल्फा पार्टिकल अगर पूछूंगा, अल्फा पार्टिकल, तो उसकी जगह, चार्ज की जगह आपको क्या लिखना है, चार्ज यहां पर हो जाएगा 2q और मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4m। m इज अ मास, q इज अ चार्ज, ओके। जो आपने e लिखा था ना, उस e की जगह लिखेंगे q। जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ड्यूट्रॉन, ये जो चार्ज है ये आपने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कंसेप्ट लिख रहा हूं मैं ये वाला, कि भाई फोटोन का ये चार्ज वो मास, ड्यूट्रॉन का ये चार्ज वो मास, है ना, ड्यूट्रॉन, तो ठीक है। अल्फा पार्टिकल ये हो गया। बाकी और जो क्वेश्चन आएंगे, प्रोटॉन आ गया, फोटोन आ गया, इनके बारे में अगर आपसे पूछेगा तो ये जो कंसेप्ट है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा ये सब आपने लिख लिया ना, लिखने के बाद ये देखो कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े थे रेशो पूछने के लिए, ये पूछते हैं वेवलेंथ का रेशो पूछ लिया आपने, पढ़ा h डिवाइड बाय mv इज इक्वल टू, पढ़ा था h डिवाइड बाय √2m मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h डिवाइड बाय √2m इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने इस क्वेश्चन बोल दिया काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, इस क्वेश्चन बोल दिया। तो मैंने पूछा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द फोटोन। अब वही फोटोन के लिए आपको m की वैल्यू तो पता होना चाहिए, तो आपने जस्ट अभी देखा कि फोटोन के लिए m की वैल्यू m लिखते हैं और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, 4m लिखेंगे। माइंडेड, समझे कुछ मैं क्या बताना चाहता हूँ। सपोज करो इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि इसमें वोल्टेज सेम है, इसमें मैंने बोला पोटेंशियल सेम है या वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज अगर यहाँ पर सेम है तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैं मास की वैल्यू रखूंगा। अब मैंने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई ये तो सेम है तो ये तो कट ही जाएगा, ये भी सेम है ये कट जाएगा,
इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो ये इन्वर्सली आएगा, यानी रूट के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज, क्यू मतलब चार्ज ऑन फोटोन, फोटोन प्रोटॉन नहीं, और इसी का रेशो आ जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसको इक्वल करेंगे तो मास क्या होता है 4m मल्टीप्लाई चार्ज क्या होता है 2q, ये हो गया। इस पूरे को मैं एक ही के अंदर लिख लेना दोनों रूट में, इसलिए मास ऑफ इसका क्या था मास होता है, इसका क्या था क्यू होता है, तो क्यू क्यू एम 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 कट गया, रूट 8 आ जाएगा 8 का, तो 2√2/1 इसका रेशियो ये आ जाएगा साहब। यू गॉट इट व्हाट आई से, मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझ रहे हो आप। तो मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट उसमें लिखा है वो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, है ना। तो वो इस टाइप से क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होता है, पीएमटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसको लिखें, इसका सोल्यूशन करते हैं आप। सोल्यूशन, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन तो फोटोन का जस्ट अभी आपने लिखा मास कितना होता है, मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू m, ये हो गया। दूसरा मैंने लिखा अल्फा पार्टिकल, उसका मास कितना होता है, तो उस अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा अल्फा पार्टिकल का वो कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन आ गई, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, ये आपने पढ़ लिया। चार्ज आपको पता है, इसका जो चार्ज है वो q होगा, इसका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। ये चार्ज की बात कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन अब ये आ गया कि अगर मोमेंटम सेम हो तब, इफ मोमेंटम इज सेम, तब रेशो बताएं किसका, वेवलेंथ का। अब हमें तो साफ फॉर्मूला पता है भाई, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/mv। अब इसमें बोला मोमेंटम सेम, तो ये तो पूरी हटाई दूं, ये वैल्यू को पूरी को हटाई दूं, क्यों, mv इज इक्वल टू होता है h/p, यानी मोमेंटम यहाँ पर क्या है सेम है, मोमेंटम सेम है तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ मास और चार्ज, दैट्स वाई द, इसी को इससे डिवाइड कर देंगे h/p, द मोमेंट ऑफ फोटोन इज मल्टीप्लाई, जो इक्वल है दोनों के सेम हो जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय एच, ये तो सेम ही रहता है, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि सेम बोल दिया तो इससे ये कट गया, दैट्स इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1:1, किसके लिए, फोटोन, फोटोन इज डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, 1:1 आ गई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि वेलोसिटी सेम है, क्या सेम है, बी क्वेश्चन आ जाए इसी में, पूछ ले वेलोसिटी सेम है, तब रेशो बताना है किसका, वेवलेंथ ऑफ फोटोन का और अल्फा पार्टिकल का। तो हमने पढ़ा है कि लैम्डा इज इक्वल टू वही h/mv। अब वेलोसिटी सेम है तो यानी मास पे डिपेंड कर रहा है, तो अब वेवलेंथ मास पे डिपेंड करे, तो फोटोन डिवाइड बाय अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू h/mv, तो h तो h रहेगा, डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटोन, फोटोन, फोटोन कितना होता है m ही होगा, मल्टीप्लाई वेलोसिटी तो सेम है तो v लिखूंगा, मल्टीप्लाई इसका जो वैल्यू लिखूंगा तो इसकी वैल्यू ये ऊपर लिखेंगे, आप अलग अलग कर सकते हैं, मैंने इसका निकाल लिया। अब फिर मैं अल्फा पार्टिकल का निकाल लेता, h/4m मल्टीप्लाई v तो सेम ही है दोनों में। अब इनका रेशो पूछा है तो रेशो निकाल लेते हैं साहब, तो रेशो इसका आ जाएगा h/mv, इस पूरे को डिवाइड करना है इससे, h/4 इंटू mv, तो mv से mv कट गया, h से h कट गया, ये 4 ऊपर चले जाएगा सबसे, तो 4/1, ये इसका रेशियो आ गया, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, ये समझ में आया आपको मैंने क्या किया, इसी का थर्ड देखें आप समझने के लिए। इफ काइनेटिक एनर्जी सेम देन, इफ काइनेटिक एनर्जी सेम तब क्या होगा, तब वो देख लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h डिवाइड बाय रूट m, सॉरी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही है। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमें इनसे मतलब नहीं है, जो चीज़ कांस्टेंट है हमें उससे मतलब नहीं है, जो चीज़ उसके डायरेक्टली बसता है हम उससे याद रखें। आप देखो 1/रूट, अब ये सेम है, इसको हटा दो, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है, तो ये इसके इन्वर्सली है ना, ये इस पर डिपेंड करता है सिर्फ मास पे, तो मास ही की वैल्यू लिखूंगा,
तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा ऑफ फोटोन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटोन। तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ इस टाइप से, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय मास ऑफ फोटोन इज मल्टीप्लाई, ये 1 आ जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो वो क्या चीज आई, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 4m रूट के अंदर डिवाइड बाय रूट m। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये तो बाहर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 2 रूट m रह गया, इस डिवाइड बाय रूट m डिवाइड में है तो रूट m से रूट m कट गया, दैट्स इज योर आंसर इज 2:1। फोटोन सॉरी अल्फा पार्टिकल है is divided by alpha particle. This is the ratio of this value when kinetic energy is same. तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है आपसे। फोर्थ टाइप का देखें आप, अब डी देखें। इफ वोल्टेज या पोटेंशियल आपको लिखा जाए क्वेश्चन में, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, इज सेम, तब क्या होगा, तो साहब वही फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच डिवाइड बाय रूट 2 इंटू एम। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला आपने क्या लिखा था ई इंटू वी, तो ई को मैं क्यू लिख सकता हूँ, क्यू इंटू वोल्टेज। अब वोल्टेज सेम है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, ये सेम है इसको नहीं लिखूंगा, एस सेम है इसको नहीं लिखूंगा। दैट्स मीन वेवलेंथ इस कंडीशन में डिपेंड कर रही है दो फैक्टर से, एक तो मास पर और एक चार्ज पर। तो इस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा ऑफ पी फोटो डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू लिखें, मास कितना होता है फोटोन का m होता है, चार्ज क्या होता है q होता है, मल्टीप्लाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा 2q लिखेंगे। ठीक है, तो 2q लिख दिया। अब इस पूरे को सॉल्व करें आप, तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू इसका आंसर होगा। तो एम क्यू रूट के अंदर और इससे ये कट गया, तो यहाँ से आएगा 2√2 डिवाइड बाय 1, ये इसका रेशियो आ गया, दैट इज योर आंसर। सो you know something about it, so that's an important question and that's an important factor that what you learned in the last time period। तो उस टाइम पीरियड में आपने क्या समझा, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। ठीक है, अब काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि भाई लेस देन काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, मास डबल कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वो भी थोड़ा आपको आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा कुछ डिफरेंट बता दूं मैं आपको। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी हेडिंग टाइप की है, वो क्वेश्चन भी कह सकते हैं उसको। हेडिंग टाइप का क्या है वो देखें, पहला क्वेश्चन है वो, पहले क्वेश्चन देखें, वो क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन which is accelerate 1.5 voltage। okay, as you know about that the formula of solution करते हैं। as you know about that the formula of wavelength is equal to h divided by root 2 into m into kinetic energy। the kinetic energy is equal to electron into voltage। the electron is also, this is also right here that like as q into v, the charge into voltage। now the q is multiply voltage। okay, now ये क्वेश्चन आ गया, इसी के बेस पे इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं, किस किस के लिए बनेंगे वो देख लेते हैं। पहला देखते हैं भाई, पहला आपको ये पढ़ना है कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए बात करी, किसके लिए इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू होता है 150 डिवाइड बाय रूट v in एगेंस्ट्रॉन। द v इज अ वोल्टेज, v इज ए वोल्टेज या पोटेंशियल या वोल्टेज, ध्यान रखें ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये रूट v भी, ये भी क्या है वोल्टेज ही है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के लिए जब क्वेश्चन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो 1.5 बस रूट के अंदर, डायरेक्ट याद रखना है आपको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे याद रखना है आपको। सेकंड देखें, अगर मैंने फोटोन के लिए पूछा, सॉरी प्रोटॉन के लिए पूछा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.286 इज डिवाइडेड बाय रूट v। आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन में आएगा। ये सेकंड डायरेक्ट याद रखना है इसके लिए। अगर वेवलेंथ
अल्फा पार्टिकल के लिए पूछा जाए तो वेवलेंथ इज इक्वल टू आती है 0.101 इज डिवाइडेड बाय रूट v इन एगेंस्ट्रॉन। दिस इज योर अल्फा पार्टिकल के लिए पोटेंशियल अगर दे रखा है तो ऐसे डायरेक्ट याद करेंगे आप, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। कैसे इसको आप करोगे, कैसे क्वेश्चन है, क्या है, किस टाइप से है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया और बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह आपने अभी तक ये पढ़ लिया। अब इसमें हम डिफरेंट क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग जो क्वांटम नंबर होते हैं उनके बारे में आपसे डिटेल की जाती है कि अगर आपसे कोई क्वांटम नंबर आ गया उस क्वांटम नंबर को आप कैसे करोगे, उनके बारे में आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, अगर कोई क्वेश्चन कैसे आ गया तो आप उस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने उसी टॉपिक के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डिफरेंट टाइप के, उन प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन बनते हैं और जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी जस्ट आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक काम करते हैं, मैं इन प्रिंसिपल्स का एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, हाँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो उस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में लेक्चर दूंगा जिसमें आपका क्वांटम नंबर आपको मिल जाएगा और जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपको उस वीडियो में मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वो वीडियो जो होगा वो शायद आपका लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, अगर क्वेश्चन नहीं कराऊँ तो, ठीक है। वहाँ पे आपका ये सारा क्वेश्चन हो जाने के बाद ये सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं वही क्वांटम नंबर ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा मैं इसमें और एक्सप्लेन करना मेरे पास बचा नहीं है आपको, हाँ, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने डाउट को कमेंट करें, कुछ भी जो भी आपको कोई छोटा सा पॉइंट किस टाइम पीरियड में आपको डाउट आ रहा है उस टाइम पीरियड को आप करें और कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में कि मेरा ये डाउट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन।